न्यायपालिका था। न्यायपालिका जो है यानी समस्त न्यायालयों को जो सामूहिक रूप से क्या बनता है, न्यायपालिका बनता है। यानी न्यायालयों के जो सामूहिक रूप से जो होता है उसे न्यायपालिका कहते हैं। अब बताइएगा न्यायालयों में जो है शक्ति विभाजन होता है या नहीं, ये बताना। क्या न्यायालय में जो है शक्ति का विभाजन होता है या नहीं? तो नहीं होता है, न्यायालय में शक्ति का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, आगे बताइएगा भारतीय न्याय प्रणाली में जो है छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर जो है प्रत्येक जिला का न्यायालय काम करता है। यानी छोटे छोटे न्यायालय के ऊपर कौन होता है? जिला का न्यायालय। और जिला न्यायालय के ऊपर कौन सा होता है? ठीक है, उनके ऊपर जो है उच्च न्यायालय होता है और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये क्रम होता है, यानी कि जो जिला के अंदर जो भी न्यायालय होते हैं उस पर जिला न्यायालय का नियंत्रण होता है और जिला नियंत्रण के ऊपर जो होता है वो जिला न्यायालय पे भी नियंत्रण करता है उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। आगे बताइएगा भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है कैसी व्यवस्थाएं हैं? यह एकहरी और एकीकृत व्यवस्था है। न्याय की व्यवस्था कैसा है? एकहरी और एकीकृत व्यवस्था है। और जिसके सर्वोच्च शिखर पर जो है कौन है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। ठीक है, आगे बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ में स्थित है? नई दिल्ली में। और ये वर्तमान सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 28 जनवरी 1950, यानी संविधान लागू होने के 2 दिन बाद जाके। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। आगे बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तथा यह गठन अधिकारिता शक्तियों के विनिमय संबंधी विधि निर्माण की शक्ति किसके पास प्राप्त होता है? तो सांसद के पास प्राप्त होता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संबंधी या फिर गठन करने या फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है ये संबंधी शक्ति किसके पास प्राप्त होता है? संसद को प्राप्त होता है। और जो बताइए सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। ठीक है, और प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का जो स्थापना होगा 214। ठीक है, उच्च न्यायालय का स्थापना प्रत्येक राज्य में 214। ठीक है, और प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का गठन होगा तो 216। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124, अनुच्छेद 124। और सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा, वो अनुच्छेद 129 के अंतर्गत है। बताएगा सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य कितने न्यायाधीश हैं? ठीक है, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, ठीक है, बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूल संविधान में की गई थी? तो मूल संविधान में जो है एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य 8 न्यायाधीश होते थे। यानी 8 न्यायाधीश मूल संविधान में थे और 8 से बढ़ाकर जो है 11 कर दिया, पहले 11 कर दिया गया था, जो कि 11 1956 में किया गया था। ठीक है, हाँ, 8 से बढ़ाकर 8 से बढ़ाकर 11 कब? 1956 में। और फिर 11 से बढ़ाकर कितना किया गया था? तो 11 से बढ़ाकर 14 किया गया था, जो कि 1960 में। और फिर 14 से बढ़ाकर 1978 में 18 कर दिया गया था। और 18 के बाद फिर 26 हुआ, 26 के बाद 31 हुआ, 31 के बाद 33 हो गया, 33 प्लस 1 34 हो जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, राष्ट्रपति करता है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किसके परामर्श से? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जो है राष्ट्रपति ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, और ऐसा अनुच्छेद 124 के 2 में कहा गया जी। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होता है? कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, कोई सीमा नहीं है इसका, यानी निर्धारित नहीं किया गया है। और एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु जो है कितना वर्ष होता है? 65 वर्ष होता है। बिल्कुल सही है। अगला था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद एवं गोपनीयता का शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है पद एवं गोपनीयता का शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। आगे बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों बनने के लिए योग्यता में जो है पहले तो उसे सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है कम से कम उसे जो है किसी भी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में जो है लगातार 5 वर्षों तक जो है
कम से कम 5 वर्षों तक जो है न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सका हो, या नहीं तो किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में जो लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में जो है कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। अगर राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से जो है अगर कानून का ज्ञाता यदि होगा, उस स्थिति में जो है इसे बनाया जा सकता है। बताइए न्यायाधीशों का वेतन भत्ता किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 125 के अकॉर्डिंग है न्यायाधीशों के वेतन भत्ता, बिल्कुल सही है। और बताइए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है कितना? 2,80,000 हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन। और अन्य न्यायाधीशों का वेतन हो जाएगा 2.5 लाख हो जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, अन्य न्यायाधीश 2.5 लाख, यानी 2,50,000। आगे बताइएगा न्यायाधीशों को जो है वेतन एवं उससे मिलने वाली अन्य सुविधाएं उसके कार्यकाल में कम किया जा सकता है या नहीं? तो उसके कार्यकाल में जो है कम नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब जितना सैलरी से स्टार्ट हुआ है उससे कम नहीं हो सकता है, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है, कम नहीं हो सकता है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का लगभग कितना परसेंट? तो 50%, यानी अंतिम माह में जितना सैलरी मिल रहा होता है उसके लगभग 50% तक जो है पेंशन के रूप में मिलते रहता है। देखा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद विमुक्ति के लिए जो है संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे प्रार्थना कहा जाता है। यानी कि जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद जिसमें विमुक्ति होती है उस समय संसद के दोनों सदन में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसे प्रार्थना कहा जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा पद विमुक्ति प्रस्ताव, यानी कि जो है 100 सदस्यों जो कि लोकसभा के मामले में या 50 सदस्यों राज्यसभा के मामले में हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष या सभापति को दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट की यदि पद से हटाया यदि जाता है, तो बताए थे कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया में क्या होता है कि लोकसभा के सदस्य का लगभग कितना, तो 100 सदस्य का साइन होना चाहिए और राज्यसभा का 50 सदस्य का। उस स्थिति में जो है पद विमुक्ति, मुख्य न्यायाधीश का पद विमुक्ति हो जाएगी, ठीक है। आगे बताइएगा सबसे अधिक समय तक जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हो जाएंगे, जो सबसे लंबे समय तक जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति थे। क्या? हाँ, इन्हीं का जो है बोला, हाँ ठीक है, YV चंद्रचूड़ इन्हीं को बोला जाता है, यानी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, DY चंद्रचूड़ वर्तमान में है, ठीक है। और यही प्रश्न बिहार SSC में पूछ भी दिया था इस बार, DY चंद्रचूड़ वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है। आगे तो सबसे कम समय तक जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति तो कमल नारायण सिंह हो जाएंगे, जो कि कितना दिन रहे थे? 17 दिन रहे थे, जो कि 1991 में रहे थे, ठीक है। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कमल नारायण सिंह थे, जो कि कब? तो 1991 में रहे थे, मात्र 17 दिन। आगे बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश यदि प्राप्त कर लिए हैं तो किसी भी उच्च न्यायालय में या फिर किसी भी जो है, हाँ, किसी भी अधिकारी के सामने वो वकालत नहीं कर सकते। बताइएगा मुख्य न्यायाधीश यानी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर जो है दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है? तो बिल्कुल बुला सकता है। और आगे जो अब तक जो है कौन कौन जगह से जो है इस प्रकार की बैठक आयोजित की गई है? तो 2 जगह, एक जगह हैदराबाद और दूसरा श्रीनगर में ऐसा जो है बैठक आयोजित किया गया है, जो कि राष्ट्रपति की जो है पूर्व स्वीकृति लेकर मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। आगे बताइएगा पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार जो है ये सुप्रीम कोर्ट का है, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? अनुच्छेद 137 के अकॉर्डिंग होता है पुनर्विचार, ठीक है। अभिलेख न्यायालय तो बता ही दिए 129 और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार जो है अनुच्छेद कितना के तहत? 143 के तहत हो जाएगा। परामर्शदात्री जो है 143 के तहत हो जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? जी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, ठीक है।
आगे बताइएगा, उच्च न्यायालय में जो है, उच्च न्यायालय का गठन, कलकत्ता उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 1862 में जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय गठन हुआ था। बम्बई का, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, तीनों उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1862 में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद का कब हुआ था? ठीक है, 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। और इसके बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1884। कर्नाटक उच्च न्यायालय का स्थापना 1884। यानी 5 उच्च न्यायालय तो ऐसे सिंपल में 1800 में जो है उसको याद रखिएगा। कौन कौन? पहले कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ये तीनों 1862 हो जाएगा। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना 1866 में, और 1884 में कर्नाटक उच्च न्यायालय का स्थापना 1884 में। ठीक है, और कर्नाटक के बाद जो है पटना उच्च न्यायालय का स्थापना होता है हाईकोर्ट का 1916 में। और 1948 में दो है, गुवाहाटी और उड़ीसा, 1948 में, और 50 में राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना 1950 में। गुवाहाटी, उड़ीसा 1948 और राजस्थान उच्च न्यायालय 1950 हो जाएगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना की बात करें तो 56 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का स्थापना 57। ठीक है, लेकिन गूगल पे कुछ और देता है ना, जम्मू कश्मीर वाला का कुछ और दिया है। आगे बताइए, गुजरात उच्च न्यायालय का स्थापना 60 में हुआ था। और दिल्ली, पंजाब हुआ हरियाणा 1966 हो जाएगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालय का स्थापना 1966 में। आगे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना 1971 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ है। सिक्किम उच्च न्यायालय का स्थापना बताइएगा 1975 में सिक्किम उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ है। और छत्तीसगढ़ बताइएगा 2000 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का स्थापना 2000 में हो जाएगा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, तीनों उच्च न्यायालय का स्थापना जो है 2000 ईस्वी में ही हुआ है। और इसके बाद MMT बोले तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस सभी का 2013 में देखिए 6 गो यहाँ हो गया, 5 गो ऊपर याद किए थे। ठीक है, एक बार रिमाइंड इसको करते रहिएगा। क्या बताया पहले? सर्वप्रथम कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, तीनों उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में। 4 साल बाद 1806 यानी चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद था, तो 4 साल बाद 62 में 4 होते हैं, 66 में कौन हो जाएगा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और 66 के बाद एक ही बार 1884 में कर्नाटक उच्च न्यायालय का स्थापना 1884 में। ठीक है, और इसके बाद एक ही बार आ जाइए बिहार यानी पटना उच्च न्यायालय 1916 में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हो जाएगा। 16 के बाद एक ही बार आता 1948 में कौन कौन? उड़ीसा और गुवाहाटी, ये दोनों उच्च न्यायालय का स्थापना 1948 में। 2 साल बाद 1950 में राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना 1950 में। केरल उच्च न्यायालय का स्थापना 1956 में हो जाएगा। केरल उच्च न्यायालय का स्थापना 1956 में हो जाएगा। क्या हुआ? हाँ ठीक है, मध्य प्रदेश 56 में छूट गया। ठीक, मध्य प्रदेश 1956 में और केरल उच्च न्यायालय 1956 में। मध्य प्रदेश, केरल दोनों 1956 में ही है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर 57 देता है। ठीक है, और इस 57 के बाद गुजरात उच्च न्यायालय का स्थापना 60 में हो जाता है। गुजरात के बाद कौन आता है? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है, ये सभी का उच्च न्यायालय 1966 में। और 1966 के बाद कौन आता है? एक ही बार 2000 नहीं, हिमाचल प्रदेश 1971, सिक्किम 1975, हिमाचल प्रदेश 1971, सिक्किम 1975। और इस 1975 के बाद एक ही बार आ जाएगा 36 उत्तरा झारखंड। तीनों राज्य का स्थापना भी 2000 में हुआ था और तीनों का उच्च न्यायालय भी 2000 में। और MMT मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये तीनों उच्च न्यायालय का स्थापना। ठीक है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा हो जाएगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में हुआ था तीनों का। और इसके बाद तेलंगाना उच्च न्यायालय का स्थापना 2019 और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का भी 2019। जी, सबसे नवीनतम आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। देखिए 1-2 बार इसको पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा आसानी से। और ये सबसे जो है 1-2 प्रश्न इसमें वाला आ जाता है तो बड़ी कंफ्यूजन होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्या हुआ? क्या मतलब 2 खंडपीठ होता है? देखिए, खंडपीठ का मतलब हो गया कि जैसे उच्च न्यायालय के अलावा जो है ना, मतलब कौन कौन जगह उसका खंड है, यानी कहाँ कहाँ सुनवाई हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं कोलकाता उच्च न्यायालय का जो है खंडपीठ जैसे पोर्ट ब्लेयर में भी है, तो पोर्ट ब्लेयर में भी जो है सुनवाई होती है। ठीक है, ठीक, कोर्ट की बात करते हैं। हाँ
उच्च न्यायालय गठन किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? उच्च न्यायालय 214। ठीक है, 214 बताएगा। संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की मतलब स्थापित कर सकता है या किस अनुच्छेद में? 231। ठीक है, 231 हो जाएगा, क्योंकि अभी देखते हैं ना कि दो या दो से अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय काम करता है ना, उस स्थिति में किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग संसद जो है, तो 231 अनुच्छेद 231 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। 3 राज्य में ऐसा 3 से अधिक। नहीं, वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय है? 25 है। ठीक है, और 1 से अधिक 3 में। ठीक है, और 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र जो है 1 से अधिक राज्य के लिए है। आगे बताइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण की जो है अधिकतम सीमा कितना होता है? उच्च न्यायालय का 62, नहीं देखिए, सर्वोच्च का 65 और उच्च न्यायालय का 62 देता है, 65 प्रस्तावित है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, 62 वर्ष सही है। आगे बताइएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाते हैं, सेम वही प्रक्रिया है। आगे बताइएगा, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 215। ठीक है, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, अनुच्छेद 215 के अकॉर्डिंग है, और सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा 129 के अकॉर्डिंग होता है। और उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार में जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो आता है मौलिक अधिकार संबंधी रक्षा जो करता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 226 के अकॉर्डिंग। कितने प्रकार का रिट? 5 प्रकार का रिट जारी करता है। 226 ही बोले हैं, 226 में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, राज्यपाल लोक सेवा के सदस्यों को हटा सकता है या नहीं? राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा सकता है कि नहीं? तो राज्यपाल जो है लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा नहीं सकता है जी, लेकिन नियुक्ति करता है। ठीक है, हटा नहीं सकता। आगे बताइए, राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है कौन? तो राज्यपाल देता है, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 217 के 1 के अकॉर्डिंग देता है। यानी राज्यपाल जो है राज्य के न्यायालयों में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श राज्यपाल देता है, अनुच्छेद 217 का 1 के तहत हो जाएगा। रहेगा, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो अनुच्छेद 164 के अकॉर्डिंग होता है। बताएगा, राज्यपाल जो है संविधान के क्या भाग में है? भाग 6 हो जाएगा ना, क्योंकि भाग 6 में राज्य के बारे में चर्चा है, तो भाग 6 में ही ना राज्यपाल होगा। देखिए, मूल संविधान में जो है किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? ठीक है, 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 155 ना? 155। ठीक है, और हटाया जा सकता है 156 के 156 का 2 होगा। पद त्याग करेगा 156 के 2 और पद धारण करेगा 156 के 1 के तहत। राज्यपाल पद धारण करेगा 156 के 2 के तहत जो है, हाँ ठीक है, और 156 के 2 के तहत पद से विमुक्ति यानी हटेगा। राज्यपाल का वेतन बताइएगा। 3.5 लाख। भारत के जो है संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किस प्रकार का प्रक्रिया है? तो राज्यपाल को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, कोई प्रक्रिया नहीं है राज्यपाल को हटाने के लिए। कार्यकाल का समय भी नहीं, कुछ नहीं है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में। आगे बताइएगा, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व जो है उच्च न्यायालय के जो है यानी किस व्यक्ति के द्वारा जो सम्मुख जो है अपने शपथ लेता है? राज्यपाल है ना, वो मतलब उस राज्यपाल जो उस राज्य के उच्च न्यायालय यानी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने जो है, या फिर उच्च न्यायालय नहीं के न्यायाधीश नहीं है तो उस वरिष्ठ न्यायालय के समक्ष जो है अपना पद का शपथ लेगा। तो देखिए, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, अनुच्छेद 164 अभी जस्ट बताए थे।
राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है कितने दिन, यानी किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 213। और हाँ, और यह विधानमंडल के भीतर कम से कितने दिन के अंदर अंदर स्वीकृति देना पड़ता है? आप लोग 6 सप्ताह। बिल्कुल, हम कितना स्पष्ट करके बताए थे कि राष्ट्रपति का अध्यादेश हो चाहे राज्यपाल का अध्यादेश हो, इसकी अवधि कितना होता है? 6 सप्ताह अवधि होता है। हाँ, 6 माह बताए थे ना कल, तो वो बताए थे वायसराय को जो अध्यादेश जारी करने का शक्ति मिला है 1861 के तहत। कौन लिखा है? रहमान सर लिखा रहे थे। अब रहमान सर से बात करिएगा आप। नहीं, सुन लीजिए, ये सही है, एकदम सही है कि 6 सप्ताह का ही होता है। अध्यादेश की अवधि जो है 6 सप्ताह के लिए होता है, 6 सप्ताह के लिए होता है। और उस स्थिति में क्या होता है कि अगर 6 सप्ताह के अंदर अंदर संसद से स्वीकृति नहीं मिलती है तो अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है, उसे समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, होता है, बोलने में सिर्फ हो जाता है, किसी भी पर्सन से हो जाता है। ठीक है, जापान सही है ना? जी। देखिए, हम सीधा हम डिस्कशन में आप क्यूज में शायद ध्यान नहीं दिए होंगे। ठीक है, हम कितना बार एक्सप्लेन किए हुए हैं कि आर्टिकल जो है, यानी आर्टिकल शब्द ही जापान के संविधान से लिया गया है। और इसके साथ साथ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो देखते हैं वो अनुच्छेद 21 के तहत ही है, जो कि जापान से लिया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 21 जो है ये जापान के संविधान से लिया गया है। उसमें क्या था, सीधे आर्टिकल 21 किस देश के संविधान से? जापान के संविधान से लिया गया। और वो जो 6 सप्ताह है ना, उसमें ध्यान रखिएगा, 6 सप्ताह जैसे सब अगर चल रहा है उससे देखिए, अध्यादेश जो है ना उस स्थिति में ही जारी किया जाता है जिस समय संसद यानी सदन विश्रांति काल में होता है, यानी कि सदन नहीं चल रहा होता है, उस स्थिति में अध्यादेश जारी किया जाता है। और अध्यादेश जारी अगर कर दिया गया है तो 6 सप्ताह के जिस दिन से सदन चल रहा है, यानी सदन चल रहा है तो उसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर जो है उसकी स्वीकृति मिल जाना चाहिए। अगर स्वीकृति नहीं मिल रहा है तो ये नहीं 6 सप्ताह सही है। हम अध्यादेश की बात करते हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति की अध्यादेश की बात कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ भी है, एफ में पढ़ लीजिएगा, इसके एफ में। ठीक है, 6 सप्ताह लिखा हुआ भी है। मिस्टेक हो जाता है, नहीं, कोई बात नहीं है। मिस्टेक कैसे हो जाएगा? बार बार पढ़िए ना। मिस्टेक तो हर चीज में होता है, लेकिन उस चीज से निकलना है ना। क्या हुआ? दिन याद रहे, सप्ताह बना। हाँ, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, जो कि राज्यपाल का जो है अध्यादेश किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 213। और राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 123 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ अविनाश जी? अच्छा, घूमने के लिए। ठीक, कोई बात नहीं है। ठीक है, आ सकते हैं, अंदर बैठ सकते हैं, आइए। आगे बताइएगा। बताइए, राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त जो है किसी विधेयक को पुनः स्थापित के विचार के लिए जो है राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है या नहीं? तो भेज सकता है, यानी राज्यपाल जो है किसी भी धन विधेयक के मामले में जो है, किसी भी मामले अतिरिक्त मामले में जो है पुनः स्थापित यानी पुनः विचार के लिए जो है राज्य विधानमंडल को भेज सकता है। और ऐसा अनुच्छेद 201 के तहत जो है इसके पास अधिकार होता है। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति के लिए जो है ये आरक्षित रखता है, यानी राष्ट्रपति के लिए जो है आरक्षित रख सकता है 201 के तहत। अगला बताइएगा, राज्यपाल जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जो है किसको जो है विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है? यानी वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहते हैं, और बजट को प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल जो है किस व्यक्ति को कहता है कि जो हर एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो है आपको बजट प्रस्तुत करना पड़ेगा? तो ये सीधा सीधा वित्त मंत्री को कहेगा। यानी बजट जो है वित्त मंत्री का ही काम होता है, तो वित्त मंत्री को आदेश देता है कौन? राज्यपाल आदेश देता है। ठीक है, 201 अनुच्छेद में क्या है कि राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को जो है पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा जो है इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। अगर दोबारा फिर से भेज देता है राज्य विधानमंडल राज्यपाल के पास, तो दोबारा में जो है उसको सहमति देना पड़ता है।
हाँ उसके छोड़ के धन विधेयक के मामले में नहीं लौटा सकता है। धन विधेयक के अतिरिक्त मामले में जो है वह पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और एक बार जब विचार करके फिर से दोबारा प्रस्तुत किया जाता है उस स्थिति में राज्यपाल जो है बाध्य होगा, यानी उस बार साइन करना ही पड़ेगा, यानी अनुमति देना पड़ेगा। आगे बताइएगा क्या हुआ। हाँ 201 में हो जाएगा। आगे बताइएगा, और राज्यपाल के पास जो है न्यायिक अधिकार जो होता है, यानी दंड क्षमादान की शक्ति जो होता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है, तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के अकॉर्डिंग क्षमादान की शक्ति होती है। और जो है एक दो ही व्यक्ति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, एक राष्ट्रपति दूसरा राज्यपाल। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग क्षमादान 72 के अकॉर्डिंग, और 72 में ही 89 जोड़ते हैं तो 161 होता है। तो राज्यपाल 161 के अकॉर्डिंग जो है क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास। क्या मतलब मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, बाकी सभी में जो है चेंजिंग कर सकता है राष्ट्रपति। हम वही चीज बताए, बोले राज्यपाल किसको कर सकता है, तो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, बाकी सभी में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है 161। और राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। ठीक है आगे बताइएगा, आपातकाल का जो शक्ति होता है, यानी कहने का मतलब जो है राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के जो है मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त होता है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को जो है सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति नहीं है। यानी कोर्ट मार्शल लॉ यदि होगा उसमें भी राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति नहीं प्राप्त है, और मृत्यु दंड की क्षमादान की शक्ति है तो वो भी राज्यपाल के प्राप्त नहीं है, राष्ट्रपति के पास सारा है। ठीक है आगे बताइएगा, राष्ट्रपति ये आपात शक्ति जो होता है तो राज्यपाल के जो होता है, यानी राज्यपाल के कहने के बाद जो है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग लगता है 356 के अकॉर्डिंग। यानी राज्य जब जो है राज्य सरकार जो है, यानी राज्य का जब संवैधानिक जो है यानी कि जो हाँ संवैधानिक विफल होती है, यानी राष्ट्र विफल होता है, उस स्थिति में जो राज्यपाल के कहने पर जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जो अनुच्छेद 156 के अकॉर्डिंग। सॉरी 356 होगा, 156 बोला गया, अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है क्या हुआ, ठीक है सबसे पहले पंजाब में। ठीक है आगे बताइएगा, विधान परिषद जो है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 169 विधान परिषद बोले हैं, अनुच्छेद 169 के तहत जो है विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो है प्रावधान अनुच्छेद 169। आगे बताइएगा, विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का कौन सा उच्च सदन या निम्न सदन होता है? तो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, और राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन होता है? तो विधानसभा जो है राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्य में है? 6 राज्य में है, जिसमें से बिहार में कितना विधान परिषद सीटों की संख्या? तो 75। कर्नाटक में विधान परिषद संख्या 75। उत्तर प्रदेश अपना पड़ोसी राज्य में जाइए तो 100 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में विधान परिषद की संख्या 78 हो जाएगा, महाराष्ट्र में 78 हो जाएगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश में बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो है देखिए, हाँ आंध्र प्रदेश में 50, तेलंगाना 40, लेकिन आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पे अब चेंज कर दिया है, तो चेंज करके कितना देता है? 56 देता है ना। आंध्र प्रदेश में 56 देता है, वर्तमान में जो है 56 देता है, लेकिन इसको नहीं मान के 50-40, पहले हम लोग पढ़ते आ रहे थे 50-40, अब गूगल पे कहीं कहीं पे जो है चेंज कर दिया है इसे। तो आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में 40। ठीक है, जैसे बुक में यूपी में 99 है लेकिन 100 होगा। देखिए एक बार फिर से समझ लिए, विधान परिषद वाला में बड़ी कंफ्यूजन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार में कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद की मतलब जो है सीट नहीं अवेलेबल नहीं है, तो उसमें कौन कौन राज्य हो जाएगा आपका? पहला तो बिहार, दूसरा बात करें उत्तर प्रदेश, तीसरा बात करें महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। दो राज्य का पेयर करके याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश बिहार, यानी बिहार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, 6 राज्य ऐसे ही सिंपल में याद हो जाएगा। ठीक है, बन नहीं गया है, वो जो है विधान परिषद को लाने का जो है प्रस्ताव पारित है, लेकिन बना नहीं है, और आंध्र प्रदेश जो है विधान परिषद को समाप्त करने का भी प्रस्ताव जारी। हाँ ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल कह रहा है कि जो हमारे यहाँ विधान परिषद होना चाहिए, और आंध्र प्रदेश वहां से खारिज करने की बात कर रही है। तेलंगाना में विधान परिषद की संख्या 40। क्या हुआ? वैसा ही बना देता है। हाँ वो तो है।
इसमें भी आंध्र प्रदेश इस बुक में 85 दिया हुआ है अभी, ठीक है। आगे बताइएगा, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या जो है उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए? 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, यही ना है, 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। और कम से कम कितना से, तो कम से कम 40, यानी कम से कम विधान परिषद की संख्या जो है कम से कम 40 और अधिक से अधिक उस राज्य के विधानसभा सीटों का 1/3 से अधिक नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी पिछले बार के SI 2446 का मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था और भाषा में पूछा हुआ था। 4 ऑप्शन देके इनमें से कौन सा कथन असत्य है, आपको देखने के बाद जहां 1/3 2/3 या आता है ना, वह सब ऑप्शन आपको सही लगने लगता है। हाँ, के क्षेत्र में कितना नियुक्त करेगा, ठीक है। सुन लीजिए एक बार बढ़िया से कि किसी भी राज्य में विधान परिषद की संख्या जो है संबंधित राज्य के विधानसभा सीटों का 1/3 से अधिक नहीं होगा और 40 से कम नहीं होगा। ये सब एक स्टेट में ये दिया हुआ था, दूसरा स्टेट में ये दिया हुआ था कि अधिक से ये कम से कम कितना हो सकता है, तो कम से कम 40 हो सकता है, अधिक से अधिक उस राज्य के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। अब इसमें पूछा जाता है विधान परिषद में जो है राज्यसभा के द्वारा जो है कुल कितना सीटों का जो है मनोनीत किया जाता है? 1/12। तो हम 1/6 हो जाएगा। राज्यपाल की बात कर रहे हैं, राज्यपाल 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है विधान परिषद में, ठीक है। 1/6 सही होगा, वो गलत नहीं होगा, इसमें दिया हुआ भी होगा। क्या हुआ? जी जी, हम बता रहे हैं लगभग 12 कहा जाता है। देखिए निकालने का कई तरीका है, जोड़ के हमको एक पुराना भी होता है, इसमें पूछा जाता है कौन किसके द्वारा कितना किया जाता है, जिसमें हम सबसे पहले इंपोर्टेंट उस बार इसमें दिया हुआ था ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन में कि राज्यपाल कितना विधान परिषद में कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है, 1/6 हो जाएगा। अब 1/6 हो गया, अब देखते हैं दूगों के द्वारा 1/3 हो जाएगा, सॉरी 1/12। तो 1/12 जो होता है मतलब विद्यार्थी और टीचर। याद करने का तरीका बताते हैं, यानी 3 साल पहले जो ग्रेजुएशन कर चुका है वो 1/12 सदस्य को चुनेगा और जो 3 साल से जो टीचर है यानी शिक्षक जो रह चुके हैं वो 1/12 सदस्य को करेंगे। यानी कितना हो गया? 1/12 और राज्यपाल 1/6। अब बचा 1/3 की बारी। तो 1/3 तो अभी जस्ट पढ़े हैं कि संबंधित राज्य के विधानसभा से चुन के आएंगे 1/3। 1/3 कहां से आएंगे? संबंधित राज्य के विधानसभा से चुन के आएंगे 1/3। और इसके साथ साथ जो है 1/6 को जो है राज्यपाल के द्वारा हो गया, लगभग तो पूछ जाएगा अब तीनों मिला के। और 1/3 सदस्य को जो है स्थानीय निकायों के द्वारा जो है 1/3 सदस्य को चुना जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, 1/6 हो जाएगा किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। 1/3 स्थानीय निकाय के द्वारा, 1/6 जो शिक्षक, सॉरी 1/12 शिक्षक और 1/12 स्टूडेंट। शिक्षक स्टूडेंट का मतलब 3 साल पहले जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो और 3 साल से जो शिक्षक रह चुके हैं वो 1/12 को जोड़िएगा तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 जोड़िएगा 2/6 हो जाएगा। फिर इधर 1/3 संबंधित राज्य के विधानसभा से और 1/3 स्थानीय निकाय से। 1/6 यानी फिर ये भी 1/6 हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 फिर यानी 2/6 और फिर दोनों को ऐड करिएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 हो जाएगा। 6/6 हो जाएगा यानी 1। नहीं याद रहेगा? याद हो गया, ठीक है। जब तक उस तरह का नहीं आएगा, देखिए पीछे आपको नहीं याद हुआ है, नहीं हुआ है, देख लिया है, हम बोल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो बार बार जितना बार भी बोलना पड़े, एक बार समझ लीजिएगा ना तो हमेशा याद रहेगा। ये सब क्वेश्चन ऐसा है अक्सर गलती होने वाला है, अक्सर गलती होने वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान से। हाँ पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, आप सेट बना रहे हो जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा 1/6 सदस्य किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अच्छा 1/6 हो गया। इसके बाद जो है 1/3 स्थानीय निकाय के द्वारा। 1/3 तो आप पढ़ के आए हैं कि संबंधित राज्य के विधानसभा के द्वारा 1/3। अच्छा इसके बाद जो है 1/12 की बात करते, 1/12 विद्यार्थी, 1/12 शिक्षक। हो तो गया, इसमें कहाँ कुछ था, तो थोड़ा सा एक बार अपने खुद से जब पढ़िएगा ना तो जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेंस की बात तो हम बता रहे हैं, 2446 वाले ऐसा मेंस में ही पूछा गया था। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना उससे रिलेटेड करके कुछ क्वेश्चन का कुछ तरीका चेंज होता है, लेकिन पूछा उसी पैटर्न पे जाता है।
आगे बताइएगा, सभापति व उपसभापति को संबोधित करके जो है उपसभापति सभापति को संबोधित कर, यानी मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सभापति किसको त्यागपत्र के लिए देगा, त्यागपत्र उपसभापति को, और उपसभापति किसको देगा, सभापति को त्यागपत्र देगा। लेकिन ऐसा जो है अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है, यानी अगर पद से हटाना होगा तो उस सदस्य यानी सदन से जो है प्रस्ताव यानी सदस्यों के प्रस्ताव से जो है उसे हटाया भी जा सकता है सभापति उपसभापति को। लेकिन यह जो है अगर हटाने की यदि है तो ऐसा प्रस्ताव कुल कितने दिन पहले लाना चाहिए, तो 14 दिन पहले। जैसे महाभियोग राष्ट्रपति के कितने दिन पहले सूचित करना पड़ता है, 14 दिन, यानी महाभियोग यदि राष्ट्रपति पे लगाते हैं तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा कि आप पे महाभियोग लगाया जा रहा है। ठीक है, जैसे बिहार में अभी जैसे जी। आगे बताइएगा, अब विधानसभा को देखते हैं। विधान बताइए, उस दिन हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के रिलेटेड पूछे थे कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अब याद रहेगा ना, मुख्यमंत्री का कार्यकाल नहीं होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल बोले तो कितने वर्ष का, तो प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल नहीं होता है। वो तभी तक रहेंगे जब तक कि प्रधानमंत्री, लोकसभा जब तक रहेगा तब तक प्रधानमंत्री, जब तक विधानसभा रहेगा तब तक मुख्यमंत्री रहेगा। इसलिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, हाँ। आगे बताइएगा जो है विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना वर्ष होता है, तो विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 25 वर्ष होता है, और लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष ही होता है। बहुत सारे लोग को स्टार्टिंग में ये कंफ्यूजन होता है कि लोकसभा इक्वल टू विधानसभा या विधान परिषद। ठीक है, तो लोकसभा इक्वल टू विधानसभा, यानी जिस तरह से केंद्र में लोकसभा काम करती है उसी तरह से राज्य में विधानसभा काम करती है। जिस तरह से लोकसभा से चुन के प्रधानमंत्री जाते हैं उसी तरह से राज्य में विधानसभा से चुनकर मुख्यमंत्री आते हैं। अब सुनते हैं ना कि विधानसभा चुनाव यानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र इतना, उसमें क्या होता है, मुख्यमंत्री का ही ना चुनाव होता है, यानी ठीक है। इससे क्लियर कर लीजिएगा, विधानसभा और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो जाए, क्योंकि वो लोकसभा का यानी नहीं लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, और सदस्य के लिए कम से कम आयु जो है 25 वर्ष होना चाहिए। क्या हुआ, 25 साल वाला प्रधानमंत्री बना देता तो अच्छा होता। अब तो हम लोग में से लगता है बहुत कम लोग ही बचे होंगे जो 25 साल नहीं पूरा किए होंगे। जी अभी नहीं पूरा नहीं मतलब नहीं बता रहे हैं, ऐसा जो है देखिए पॉसिबिलिटी संभावना बनती है। ठीक है, 21 साल में आईएएस टॉप कर जाते हैं, हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं 21 साल में, यही होता है, वो जो है वहां से उस चीज का जन्म होता है। चलिए आगे देखते हैं, बताइएगा प्रत्येक राज्य की विधानसभा में जो है कम से कम कितना सीट हो सकता है, विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550, ठीक है, और विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500, ठीक है, बिल्कुल सही है 500, और कम से कम विधानसभा में 60 हो सकता है। जो अब बाद में कुछ राज्य जैसे में गोवा हो जाता है, जो कि गोवा में कितना हो जाएगा 40, मिजोरम भी अब बाद में जिसमें कितना होगा 40 हो जाएगा, और सिक्किम भी अब बाद में जिसमें कितना होगा 32। सुन लीजिए, गोवा और मिजोरम में 40 है जो कि अब बाद में। ऐसे जानते हैं राज्यसभा में कम से कम सीटों की संख्या कितना 60, जिसमें कौन कौन, ये याद कर लीजिए, ये भी पूछा जाता है, जहां जहां कंफ्यूजन होता है हम कोशिश करते थोड़ा जोड़ देते हैं। जैसे कि आपको बताए कि राज्यसभा में अधिक से अधिक सीटों की संख्या 500, कम से कम 60, जिसमें से 3 में जो है अपवाद में है, जैसे कि गोवा में अपवाद में 40, मिजोरम में 40, और इसके साथ सिक्किम में 32, ये जो है अपवाद में है। और केंद्र शासित प्रदेश में यदि हम जाएंगे इसमें हो जाएगा कौन कौन सा है, इसमें भी किसी में दिया गया है कम है, इसमें पुदुचेरी है, हाँ पुदुचेरी। 25 कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करिए, देख लेंगे आगे, ठीक है, घबराइए नहीं, ठीक। ये 3 ये कंफर्म याद कर लिए ना, राज्य में कौन कौन सा हो जाएगा, गोवा मिजोरम में कितना 40, और एक हो गया सिक्किम में 32। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन में दे देगा 4 राज्य, निम्न में से जो है किस राज्य में विधानसभा का न्यूनतम सीटों की संख्या जो है से भी कम सीट है, तो कम सीट है 3 ही राज्य में है। आपको ऑप्शन तो कम से कम 4 दिखेंगे ना, 4 ऑप्शन दिखेंगे तो कौन कौन सा आ जाएगा, तो उसमें गोवा मिजोरम और सिक्किम, ये 3 राज्य हो जाएगा, जिसमें गोवा मिजोरम में 40, सिक्किम में 32। याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं। तो आपको पीछे इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में थोड़ा सा, लेकिन बोर हो रहे हैं ना,
हम जान रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए और जान लीजिए। एक बात उसे नहीं बोलना चाहिए, इंसान को जो है ना, जब तक खाना का महत्व पता नहीं चलता है ना, तब तक उसे लोग इग्नोर करके चलता है। जब भूख लगती है ना, तब खाना का महत्व पता चलता है और उसे लोग खाता है। पैसा भी घटिया चीज मिले तो भी खाना पड़ता है। जिस तरह से बच्चा होता है ना, बच्चा को अगर 500 रुपया का नोट या 2000 का नोट पकड़वा दीजिएगा ना, क्या करता है, फेंक देता है। बात को समझिएगा, फेंक देता है, वो रखता है नहीं रखता है, हाथ में दीजिएगा, थोड़ा देर बाद लेगा फेंक देगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि इसकी जरूरत क्या है। थोड़ा सा जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 2-4 साल का होता है ना, 1 रुपया का सिक्का भी दीजिएगा, उसको समझ आता है ना 1 रुपया में 1 टॉफी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उससे मांगिएगा और फिर भी नहीं देगा आपको। इसका मतलब यही होता है कि उसको उस चीज का महत्व पता चल जाता है। जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अगर पता चल जाए इसका महत्व क्या है, तो आप न चाहते हुए पर भी पढ़िएगा। जिस तरह से पैसा का महत्व पता है, इंसान नहीं चाहते हुए पर भी काम करना पड़ता है कि पैसा लेके क्या होगा। सो तो कोशिश करिए थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाए, और इंटरेस्ट तभी आएगा इस चीज में जब आप जानेंगे कि इस चीज को कहाँ पूछा जाता है। तो सीधा सीधा एक ही को मिशन आता है कि नौकरी की तैयारी यदि करते हैं तो वहां पूछा जाता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी तब आएगा जब आप खुद से प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन देखिएगा, तब इंटरेस्ट जगेगा, समझे। थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए इस चीज में, नहीं तो जितना दिन आप जिस चीज से भागिएगा उतना वो चीज पीछा करेगा आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइएगा सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों का लगभग कितना सदस्यों का उपस्थितियां जो है गण आपूर्ति के लिए आवश्यक होता है। तो आप सभी को पता है 1/10 सदस्य गण आपूर्ति के लिए आवश्यक होता है। यानी आप देखिए, राज्यसभा में यदि आएंगे तो वहां अधिकतम सीट 500 है, तो 500 का 1/10 करेंगे तो 50 हो जाएगा। अगर लोकसभा में बात करें तो अधिकतम 550 है, तो वहां का गण आपूर्ति कितना होगा, 1/10 55 हो जाएगा, ठीक है। जानते हैं, ये सब क्लियर करते करते ना बताते हैं 2014 से लेके समझ लीजिए 2020 तक जो है ना, 6 साल कंटिन्यू लूसेंट पढ़े फिर भी क्लियर नहीं हुआ था। रियली बताते हैं, यानी लोकसभा में कितना कहाँ क्या होता है नहीं क्लियर हुआ था, लेकिन 1-2 साल के बाद बढ़िया से यदि पढ़े तो सारा क्लियर हो जाता है, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहता। 4 महीना हम 6-7 नहीं हम बता रहे, पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं है। आप टारगेट करिए ना, आप टारगेट सिर्फ देखिए, हमेशा घर पे जो कोशिश करिए ना। कल एक लोग कोई कॉल करके पूछ रहे थे कि सर जो है पहले क्या पढ़े, यानी अगर बैच अभी नहीं आ रहे हैं तो पहले किस कैसे कैसे पढ़े। इसके लिए हम पहले उनको बताए कि एक बार स्टार्टिंग करिए, अगर इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, 1 सप्ताह बढ़िया से पॉलिटी पढ़ लीजिए। 1 सप्ताह में इस पार से उस पार हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लियर होगा। फिर 1 सप्ताह आप लूसेंट को पढ़ रहे हैं तो लूसेंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री को 1 सप्ताह एनसीईआरटी में समय दे दीजिए ना। एक बार तो आपको समय देना ही ना पड़ेगा, और एक बार यदि बढ़िया से समय नहीं देते हैं तो थोड़ा थोड़ा समय दीजिएगा, तो 1-2 साल चला जाएगा। अगर बढ़िया से समय देते हैं 1-2 महीना में क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। लोकसभा में तो 550 अधिकतम होता ही है, विधानसभा में 500 होता है, ठीक है। अभी भी डाउट लगता है ना, इसमें नहीं लगता है, थोड़ा सा आ जाता है ना डाउट, यही होता है, ठीक है। इसको क्लियर करके रखिए, हमेशा फोकस करिए विशेष करके, ठीक है। 552 होता है, यानी 2 को जो है वो जो उसे हटा देने की बात की गई है, आंग्ल भारतीय जो है उसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। बताइएगा, राज्य विधान पालिका की बात करते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक विधानसभा के प्रति। हाँ, हम राज्य की यदि बात की है तो सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। इसी तरह से केंद्र में हो जाएगा, केंद्र वाला मंत्री जो होगा व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति नहीं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। हम उस दिन इसको क्लियर करके बताए थे, देख रहे हैं सर, हम क्लियर कर ही रहे हैं। लोकसभा के प्रति, लोकसभा मतलब क्या, सभा मतलब क्या होता है? समूह ना। तो सामूहिक रूप से जिम्मेदार मंत्रिपरिषद किसके प्रति होगा? लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत मतलब क्या, एक कोई व्यक्ति होना चाहिए। राष्ट्रपति क्या व्यक्तिगत है? तो राष्ट्रपति बोलते मात्र व्यक्तिगत आता है, तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होगा? राष्ट्रपति के प्रति। इसी तरह से राज्य में यदि आएंगे तो राज्य में जो राज्य विधान की जो राज्य के जो मंत्री होते हैं वो किसके प्रति सामूहिक रूप से होंगे? विधानसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? आगे बताइएगा। हाँ करवाते, 5 बज गया ना, कहीं करवाते हैं इसलिए रुक जाइए, रहने दीजिए इसको, लाइए।
हम कल बोले भी थे लास्ट में कि जो 15-20 मिनट हम कोशिश करें, कल थोड़ा जाना था एक जगह, इस वजह से थोड़ा जल्दीबाजी में थे। ठीक है, हाँ हाँ बताइएगा पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था? पटना अभी जस्ट में हाई कोर्ट का देखे थे, हाई कोर्ट 1916 में, और पटना यूनिवर्सिटी हो जाएगा 1917 में, 1 अक्टूबर 1917। पटना यूनिवर्सिटी जो हो जाएगा 1 अक्टूबर 1917 को पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था। आगे बता, हाँ 1 अक्टूबर 1917। आगे बताइएगा पटना में मेडिकल कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? 25 में देता है पटना में मेडिकल, हाँ पटना में मेडिकल कॉलेज का स्थापना 1925 में। और 1925 में क्या हुआ था? भारत में जो है प्रथम विद्युत रेल चला था। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चला था? 1925 में चला था। ठीक है, आगे बताइए पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? नहीं, पोस्ट ऑफिस बोले हैं, RN टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, और शोभा डे वाला कुछ और पुस्तक है, स्पीड पोस्ट के लेखक शोभा डे है। ठीक है, स्पीड पोस्ट के लेखक शोभा डे, और जो अभी पोस्ट ऑफिस के लेखक हो जाएंगे RN टैगोर जी। और स्पीड पोस्ट के लेखक, नहीं स्पीड पोस्ट के लेखक उल्टा कर लिया लोग, स्पीड पोस्ट के लेखक शोभा डे हो जाएंगे। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस के लेखक RN टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में हुआ था। और ये पूछा जाता है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो डॉक्टर काका कालेकर की अध्यक्षता में हुआ था। डॉक्टर काका कालेकर की अध्यक्षता में 1993 में जो है पहली बार जो है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। 1993 डॉक्टर काका कालेकर। ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे बताइएगा कैबिनेट शब्द का क्या हुआ? अब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना स्टैटिक में, एक एक क्वेश्चन लिखते ही रह जाइएगा, थोड़ा सा स्थिर का कोई बात नहीं है, सुनिए कोशिश बार बार। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, घर पे जाके जो है ना वीडियो देख के वहां पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो स्पीड में चलने दें। ठीक है, अब बाद में जाके नोट कर सकते हैं जिनको नोट करना होगा। बताइए कैबिनेट शब्द का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है, किस अनुच्छेद में हुआ? अनुच्छेद 352 में हुआ है कैबिनेट शब्द का उल्लेख मात्र एक बार। आगे बताइए जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है इसे जोड़ा गया था कैबिनेट शब्द को। ठीक है, ऐसे कैबिनेट मंत्री वाला अलग बात हो जाती है, कैबिनेट शब्द की बात करते हैं। आगे बताइए भारत में जो है विशेष आर्थिक नीति जो है इसकी घोषणा कब हुई थी? 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 1 अप्रैल 2000 को। अगर बताइए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, यानी 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1950 में, यानी 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, और उसी के जो है उपलक्ष्य में 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हम जानते थे, गलती करिएगा। हाँ ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 13 फरवरी का होता है। जानते हैं ये हमारे टाइपिस्ट है। ठीक है, और समझ लीजिए इनको भी याद आ रहा है अब धीरे धीरे, तो समझ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज होता है, तो बार बार जिस चीज में लगे रहेंगे तो वो अपने आप हो जाएगा, नहीं चाहते हुए पर भी याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा राष्ट्रीय जल दिवस जो है कब मनाया जाता है? हम राष्ट्रीय जल दिवस पूछे आपसे, जल संरक्षण दिवस नहीं पूछे। ठीक है, जहाँ बिल्कुल सही, 14 अप्रैल होगा, न कि 14 मार्च, 14 अप्रैल हो जाएगा। राष्ट्रीय जल दिवस जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को ही बाबा साहब अम्बेडकर जयंती भी मनाया जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, 14 अप्रैल को जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, और 14 अप्रैल को ही जो है जल दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय जल दिवस। ठीक है, और जल संरक्षण दिवस की बात करेंगे तो 22 मार्च हो जाएगा। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस। ध्यान रखिएगा, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। ठीक है, तो ये तीनों दिवस बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो 22 मार्च जल संरक्षण दिवस, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है, यानी बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च। ठीक है, अच्छा हाँ 1916, 1912 आगे बताते हैं, आगे समझिएगा। 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल जैव विविधता दिवस, और 22 मई जो हो जाएगा
सॉरी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस हो जाएगा। इसी में बताएगा 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 बताते हैं 20 मार्च होगा, सॉरी 19 मार्च में 20 मार्च बताएगा। 20 मार्च को गोरैया दिवस भी मनाया जाता है, सुन लीजिए, और 20 मार्च को ही खुशहाली दिवस मनाया जाता है। एक हम ट्रिक बनाए थे अपने से, ठीक, अभी पहले बोल देते हैं, एक बार फिर से बताएंगे। 20 मार्च को गोरैया दिवस, 20 मार्च को ही खुशहाली दिवस मनाया जाता है, और इसके साथ साथ 21 मार्च को आपको बताए वन दिवस यानी विश्व वानिकी दिवस भी जिसे कहा जाता है, वन दिवस, और 22 मार्च को जल दिवस के साथ साथ बिहार दिवस भी, और 22 मार्च के बाद 23 मार्च को है सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु का जो है शहादत दिवस 23 मार्च को होता है, 23 मार्च को, और 23 मार्च को ही है मौसम वेधशाला दिवस भी है, ठीक है, मौसम वेधशाला दिवस जो है 23 मार्च को ही है, और 24 मार्च को जो है टीबी दिवस मनाया जाता है, टीबी दिवस है 24 मार्च को, और टीबी दिवस के बाद जो है 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस या थिएटर दिवस, विश्व रंगमंच दिवस या थिएटर दिवस कब है? 27 मार्च को। तो थोड़ा देखिए, कुछ लोग को याद होगा, कुछ लोग को कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखिएगा, ट्रिक की बात करते हैं, समझिएगा। अपने बिहार का एक पक्षी है, राजकीय पक्षी के रूप में गोरैया को जाना जाता है, समझिएगा, राजकीय पक्षी बिहार का क्या है? गोरैया। और गोरैया जब खुश हुआ, कहने का मतलब 20 मार्च को जो है गोरैया खुश हुआ, और खुश मतलब खुशहाली दिवस, ठीक है, 20 मार्च को खुशहाली, जब गोरैया खुश होगा, कोई भी व्यक्ति खुश होता है क्या करता है? घूमने जाता है, और पक्षी है, गोरैया पक्षी है तो कहाँ जाएगा? घूमने, वन में ही जाएगा ना। तो 21 मार्च को वानिकी दिवस हो जाएगा, ठीक है, यानी वन दिवस 21 मार्च को। जब गोरैया खुश हुआ, वन में जाएगा तो उड़ के ही जाएगा, वो उड़ के जाएगा तो प्यास तो लगेगा ही ना, पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो 22 मार्च को क्या हो जाएगा? विश्व जल संरक्षण दिवस, पानी बचा हुआ रहेगा तब ना पिएगा, ध्यान समझिएगा। तो विश्व जल दिवस या जल संरक्षण दिवस कब हो जाएगा? 22 मार्च को। अब 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस, उसके बाद क्या है? तो 22 मार्च को ही एक और दिवस बताया कि बिहार का स्थापना दिवस। तो बिहार की पक्षी की बात करते हैं तो जिंदा रहेगा तब ना स्थापना होगा। अगर आगे की बात करते हैं 22 मार्च को, अगर पानी मिल गया, ध्यान समझिएगा, पानी अगर मिल गया तो क्या होगा? जिंदा रहेगा। लेकिन पहले समझते पानी नहीं मिला तो मर जाएगा। तो 23 मार्च को जो है शहादत दिवस है, ठीक है। हो सकता है पानी देर से मिला, कहने का मतलब तो कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगा, ठीक है, बीमारी होगा तो 24 मार्च को टीबी दिवस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, टीबी दिवस हो जाएगा। और टीबी दिवस के साथ साथ ध्यान रखिएगा 27 मार्च जब ठीक होगा, 2-3 दिन तो बीमार होगा तो ठीक होने में लग जाएगा ना। तो 24 के बाद 3 दिन बाद है 27 मार्च को जो है विश्व रंगमंच दिवस या थिएटर दिवस, यानी एंजॉय करने के लिए, ठीक है, के लिए, हाँ, याद रह जाएगा, ठीक है। इसमें मौसम वेधशाला दिवस भी ध्यान रखिएगा 23 मार्च को, ठीक है, हाँ, हो गया ना। एक बार रिवाइज करिएगा, परमानेंट याद हो जाएगा। दिवस भी सब कुछ के लिए है, अपने से जब बना लीजिएगा ना वो परमानेंट रहेगा। आगे बताइएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। तो डायनासोर राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। डायनासोर राष्ट्रीय अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में हो जाएगा। पेंच जो है ये बाघ अभ्यारण्य है, जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में पेंच ये फंसा हुआ है, पेंच मतलब सुन लीजिए ना, पेंच फंसा हुआ, पेंच नहीं जैसे फंस जाता है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है पेंच, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो रूसो के द्वारा दिया गया था, रूसो, हाँ, प्रकृति की ओर लौटो का नारा जो है रूसो के द्वारा दिया गया था। आगे बताइएगा, दक्षिण गंगोत्री ये कहाँ में स्थित है? दक्षिण गंगोत्री स्थित है, ये अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिण गंगोत्री। आगे बताइए, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन थे और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो प्रथम विधि आयोग का स्थापना हम बताए थे परसों क्लास में 1955 में, सुन लीजिए, 1955 में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था। और उसके जो है अध्यक्ष की बात करते हैं, MC शीतलवार हो जाएंगे। कौन होंगे? MC शीतलवार हो जाएंगे प्रथम विधि आयोग। विधि मतलब क्या होता है? कानून होता है। और कानून मतलब क्या होना चाहिए? कानून को हमेशा ठंडा रहना चाहिए, गर्म दिमाग से नहीं सोचना चाहिए, इससे ध्यान रखिएगा। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? MC शीतलवार, यानी शीतल मतलब समझते हैं ना, शीतल मतलब ठंडा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? MC शीतलवार होंगे। और इसका गठन कब हुआ था? 1955 में हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक लगेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, और गुप्त वंश का संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ?
और गुप्त संवत की वास्तविक संस्थापक क्यों नहीं कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम को, ये भी समझ, क्योंकि गुप्त संवत का स्टार्ट जो है किसके द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। कब? 319-20 देता है, कोई दिक्कत नहीं, 1920 319-20। आगे बताइए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? 243 के में हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? 243 का के। और ये क्वेश्चन जो है 66वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था प्री में। हाँ, 243 के में हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 243 का के। आगे बताइए, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुआ था? 1970। राष्ट्रीय डेयरी जो है निगम की स्थापना 1970, ठीक है। डेयरी विकास बोर्ड बताइए कहाँ स्थित है? डेयरी विकास बोर्ड जो है करनाल ठीक है, करनाल हो जाएगा। और हम बताते एक आनंद में है डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है वो आनंद हो जाता है, जो गुजरात के आनंद में पड़ता है, ठीक है। आगे बताइएगा, बताइए एकमात्र राज्य जहां पे ग्रामीण बैंक नहीं है, सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम में ग्रामीण बैंक नहीं है। आगे बताइएगा आप लोग, पंचायती राज व्यवस्था में जो है आरक्षण किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? तो 243 का डी। एक दिन हम जो है ना 243 अनुच्छेद में बहुत इंपोर्टेंट है, पंचायती राज से संबंधित जो है ना बहुत सारा आर्टिकल इसी में है। 243 के ABCD से लेके चलते हैं तो इसमें बहुत आगे तक जाता है। इसका भी एक बनाए थे बहुत पहले, ठीक है। हाँ, 15 तक जाता है। आगे बताइएगा, अभी तक जो है कितने महिलाओं को जो है भारत रत्न दिया जा चुका है? 5 महिलाओं को जो है भारत रत्न दिया जा चुका है। और सबसे पहले भारत रत्न पाने वाली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। कब मिला था? 1971। ठीक तो है, सही तो है। सबसे पहले इंदिरा गांधी को ही मिला था। कब मिला था? 1971 या 69? 1971 होना चाहिए, देख लीजिएगा, बहुत दिन हो गया है। 1971 है ना। चलिए, 1971 में इंदिरा गांधी को मिला था सबसे पहले। आगे बताइएगा, शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था? शेयर बाजार का स्थापना करने वाला पहला देश की बात करें, नीदरलैंड हो जाएगा। कौन सा देश होगा? नीदरलैंड, ठीक है। बताइए, डी जोन्स शेयर स्टॉक एक्सचेंज कहाँ का है? हाँ, डी जोन्स जो है कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? तो न्यूयॉर्क का हो जाएगा, ठीक है, न्यूयॉर्क का हो जाएगा। और बताएगा, निफ्टी कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज? हाँ, ठीक है, इंडिया का है। BSE भारत का ही है। और बताइएगा, हाँ भारतीय सिक्योरिटी एक्सचेंज हो जाएगा, भारत का हो जाएगा BSE, ठीक है। इसके साथ साथ जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा? BSE, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष की बात करते हैं, अ से अध्यक्ष, अ से आगा था। और मुस्लिम लीग की संस्थापक की बात करें, स से संस्थापक, स से सलीमुल्लाह खान। ध्यान रखिएगा, ऐसे एक जगह दिया हुआ रहता है, मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां एवं सलीमुल्लाह दिया हुआ रहता है। तो जान लीजिएगा, संस्थापक की बात करते हैं तो सलीमुल्लाह हो जाएगा, और प्रथम अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति आगा खां हो जाएंगे। और इसका स्थापना हुआ कब था? 1906 में हुआ था। कहां में हुआ था? ढाका में हुआ था। और इसका पहला अधिवेशन कहां हुआ था? देखिए, एक क्वेश्चन में फंसे रह गए ना, बताइएगा, मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? काठमांडू में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था ढाका में, और पहला अधिवेशन काठमांडू नेपाल में हुआ था, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, ध्यान रखिए। आगे बताइएगा, तलचर कहाँ प्रसिद्ध है? कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है, जल विद्युत के लिए फेमस है, ठीक है। बताइएगा, असम का राज नहीं, छोड़ दीजिएगा, पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता की बात करते हैं 1954 में। और पंचशील सम्मेलन कब हुआ? नहीं, पंचशील समझौता ठीक है, एक हाँ 1954 में हुआ था। और एक क्या था, एक कौन सम्मेलन था? 1945 में शिमला सम्मेलन, ठीक है। शिमला सम्मेलन 1945 में, 25 जून 1945 लॉर्ड वेवेल के साथ हुआ था। और शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत के जो है कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर्वत है? 10.7% पर्वत है। और पठार लगभग 27% देता है, पठार 27%। और आगे बताइएगा, थार मरुस्थल जो है कहाँ है? राजस्थान में हो जाएगा, भारत में है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ठीक है। हाँ, आगे बताइएगा,
भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना बताइएगा। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर ही है, ठीक है। और इसके बाद है इंदिरा गांधी परियोजना जो है, ये भी इंदिरा गांधी परियोजना, नहर की बात नहीं कर रहे, इंदिरा, वो भी हरिके बराज देता ही है ना इंदिरा गांधी नहर के बारे में। और इंदिरा गांधी परियोजना जो है ये सतलज नदी पर ही है, ठीक है। पंजाब हरियाणा राजस्थान को लाभान्वित करता है। क्या हुआ? हाँ हाँ, इसमें एक ट्रिक बहुत दिन हो गया है, सतलज भाई को नाश करके बनाए हुए थे, आप लोग नोट कर लीजिएगा ध्यान से। इसमें जो भी आएगा ना, सतलज भाई को नाश से क्या है, सतलज नदी पर जितनी भी परियोजना है, भापुर भाखड़ा नंगल हो जाता है, इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो जाता है। भाई हो गया भाखड़ा नंगल, इंदिरा गांधी नहर, और भाई को से होता है एक कुछ है को नाश, नाश से नाथपा झाकरी परियोजना है, और सौ से श्रीशैलम परियोजना है, ये सब सतलज नदी पर है, ठीक है। ये सब यानी 100 से कुछ देख लीजिएगा एक बार, ये सभी जो इस पे रिलेटेड है, और चारों बहुत इंपोर्टेंट। आप लोग भाखड़ा नंगल परियोजना सभी लोग को याद होगा, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी ये भी याद रखिएगा, और इंदिरा गांधी वाला में बहुत लोग फंसते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है यानी ये भी सतलज नदी पर है। आगे बताइए सबसे छोटा NH कौन सा है? सबसे छोटा NH की बात करते हैं तो NH 118, सुन लीजिएगा, NH 118 और NH 538, ये दोनों जो है छोटा है, जिसकी सबसे छोटा लंबाई 5 किलोमीटर है। NH 47 का 6 किलोमीटर था, ठीक है जी। 118 और 538 जी, NH सबसे छोटा है। बताइएगा उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ, किस राज्य में स्थित है? अपने बिहार में हो जाएगा। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है अपने बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। आगे बताइएगा प्रथम बार जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाला देश कौन सा है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, बिल्कुल सही है। प्रथम बार जो है जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाला देश जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो हिंदू मजदूर संघ का स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। हिंदू मजदूर संघ का स्थापना करने वाले प्रथम व्यक्ति गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे, ठीक है। अगला बताइएगा अयोध्या का पुराना नाम क्या था? अयोध्या का फैजाबाद का नाम बदलकर जो है क्या अयोध्या किया गया है, ठीक है। और इससे पहले इसका नाम था आया फासा था क्या? देखिए क्या लिखे हुए हैं, आया फासा, ऊपर से थर्ड लाइन में आया जासा, आया जासा हो जाएगा। अयोध्या का पुराना नाम आया जासा था, ठीक है। आगे बताइएगा हाँ क्या हुआ, आया जासा। कालिदास पुरस्कार का स्थापना जो है कब हुआ था, ये बताना। हाँ, कालिदास पुरस्कार का स्थापना जो है 1980-81 में हुआ था। और कालिदास पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कला के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कालिदास पुरस्कार कला के क्षेत्र में। आगे बताइएगा विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बहुत फेमस नाम है, सितार वादक से, ठीक है। विलायत खां जो थे ये सितार वादक हो जाएंगे। अगला बताइए सिंधु के सबसे सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? सिंधु का सबसे सहायक नदी कौन हो जाएगा? झेलम हो जाएगा, सबसे बड़ी सहायक नदी झेलम। आगे बताइएगा सितार, ठीक है। पंजाब हिमालय किस किस नदियों के मध्य स्थित है? हाँ, देखिए एक पोस्ट होता है SSP, ध्यान रखिएगा, S फॉर सतलज, S फॉर सिंधु, सिंधु सतलज पंजाब, ध्यान रखिएगा। सिंधु सतलज पंजाब हिमालय, यानी पंजाब हिमालय किस किस नदियों के मध्य है? तो सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। एक होता है कुमायूं हिमालय, ठीक है, यानी नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की बात करते हैं, नेपाल हिमालय किसके किसके मध्य स्थित है? तो KTM बाइक याद रहेगा आप लोग को, KTM बाइक है ना, तो KTM से KTN कर सकते हैं, M को लास्ट में N कर लीजिएगा, तो KTN हो जाएगा, यानी जो है काली तिस्ता नेपाल, ध्यान रखिएगा, काली तिस्ता, यानी K फॉर काली नदी, T फॉर तिस्ता नदी, और N फॉर नेपाल, यानी नेपाल हिमालय किस किस हिमालय के मध्य स्थित है? किस किस नदी के मध्य? काली तिस्ता नेपाल। इसके बाद है TDA है, एक असम हिमालय की बात करते हैं, असम हिमालय, तो असम हिमालय किसके किसके मध्य स्थित है? TDA याद रखिएगा, TDA बोलिएगा 2-4 बार, TDA। तो T फॉर तिस्ता, D फॉर दिहांग, तिस्ता और दिहांग नदी के मध्य स्थित है असम हिमालय, ठीक है। और इसमें कुछ छूट रहा है, कुमायूं है ना, कुमायूं हिमालय, तो ये हो जाता है
SKK सतलज काली कुमायूं, ठीक है। SKK देखिए कुछ नहीं है इसमें, अपने से बना सकते हैं और अपने से बनाइएगा वो लंबा समय तक याद रहेगा, नहीं तो हम कितना बार याद किए थे, सब इधर से उधर मिक्स हो जाता है। तो SSK से क्या, SKK से क्या होगा, सिंधु सॉरी सतलज काली कुमायूं हिमालय, यानी कुमायूं हिमालय किस किस के बीच स्थित है, तो सतलज काली कुमायूं, ठीक है। क्या हुआ, हाँ ऑप्शन में सारा ऐसे ही रहता है, सब आपको सही लगेगा, तो वहां पे थोड़ा सा काम आएगा ये चीज, ठीक है। बताइएगा आगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1952 ना, 6 अगस्त 1952, ठीक है। 6 अगस्त 1952 को NDC का स्थापना हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का, ठीक है। बताइएगा किस व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है, के संस्थानम के द्वारा दिया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसके द्वारा, के संस्थानम के द्वारा दिया गया था। आगे बताइएगा, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 243 के आय के अंतर्गत होता है। आगे बताइएगा, पहला परिसीमन आयोग का गठन जो है कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था प्रथम परिसीमन आयोग का। देखिए इसको याद है 52, 62, 73 और 2002, यानी अभी तक 4 परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, जिसमें कौन कौन, 52, 62, 72 नहीं करना, एक साल बढ़ा दिए 73 और फिर हो जाएगा 2002 हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा किस अनुच्छेद में, आज बोले हैं उस समय अनुच्छेद 153, ध्यान दीजिए आप लोग, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153, और राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155, ठीक है। बताइए बरेली किस नदी के तट पर स्थित है, रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, सही है। बताइए एंथ्रासाइट कोयला जो है ये किस क्षेत्र, किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बताइए अब कोयला की मात्रा में भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक कोयला का मात्रा जो है, यानी किस, हाँ नहीं किस कोयले में जो है सर्वाधिक कार्बन का मात्रा होता है, तो किस कोयला में सबसे अधिक, तो एंथ्रासाइट में सबसे अधिक होता है, और एंथ्रासाइट के बाद किस में होता है, बिटुमिनस में, और बिटुमिनस के बाद किस में होता है, लिग्नाइट में, और लिग्नाइट के बाद किस में होता है, पीट में होता है। इसको ध्यान याद रखने का तरीका क्या है, AB लिपि, AB लिपि, यानी आपसे कहा जाएगा कार्बन के मात्रा को घटते आधार पर जो है सजाए, यानी कि जो है कोयला में जो है कार्बन के मात्रा को घटते क्रम में सजा रहा है, उसमें क्या क्या सजाएंगे, AB लिपि, A फॉर एंथ्रासाइट, B से बिटुमिनस, L से लिग्नाइट, और P से पिट कोयला। तो और लिग्नाइट कोयला को अन्य नाम किस नाम से जानते हैं, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा होता है, पीट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगा वो सबसे घटिया होगा। छोड़ दे आज यहीं तक, ठीक है, ड्रॉप करिए, कल के लिए आगे पढ़